सेट्स एंड सेट थ्योरी। लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेट क्या होते हैं, सेट के टाइप क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा सेट्स पर रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, और एक ऑपरेशन और भी रह गया जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जानते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट हैं ए और बी, उनके सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, इस तरह से डिनोट करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए में से बी को माइनस कर दीजिए और यूनियन ले लीजिए बी में से ए को माइनस करके। ओके, फिर से जाने सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ए डेल्टा बी से डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब हुआ ए से बी को माइनस करिए, जो आए बी माइनस ए को माइनस करिए, वो जो है दोनों का यूनियन ले लीजिए, जो मिलेगा दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया, कहा कि सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सेट बी ले लिया 2 and 4 2 4 6 ले लेते हैं। ओके, नाउ अब आपसे कहा जाए कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए, कितना होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का मतलब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी निकालेंगे, क्या मिलेगा, ए से बी को माइनस कर दीजिए, ए आपके पास ये रहा, बी आपके पास रहा, ए से वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो बी में उपस्थित हो। बी में कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो 2 और 4 ये बी में उपलब्ध हैं, तो इसलिए 2 और 4 गायब कर दीजिए, बाकी जो बचे उसको लिख दीजिए। क्या क्या बचा, 1 3 और 5। नाउ अब आपको निकालना होगा बी माइनस ए। अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो बी माइनस ए क्या बनेगा, बी में से ए के सारे एलिमेंट निकाल दो। तो बी है 2 4 6, इसमें से एलिमेंट कौन कौन से निकल सकते हैं, 2 और 4। 2 और 4 निकल जाएंगे, बचेगा क्या, 6। तो बी माइनस ए कितना हो गया, 6। नाउ अब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है ए डेल्टा बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। वैल्यू रख दीजिए, ए माइनस बी आपके पास है 1 3 5 यूनियन बी माइनस ए है 6। सबका यूनियन ले लेंगे, बचेगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 5 एंड 6। अच्छा, अगर आपके पास यही चीज़ का है कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए निकालिए, बी का ए से सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपके पास ये पूछ ले कि कितना होगा, ये निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, बी से ए को माइनस करेंगे, यूनियन ए से बी को माइनस करेंगे। क्या मिलेगा, बी माइनस ए अपने पास आया है 6, यूनियन ए माइनस बी है 1 3 5। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन करने के बाद अपने पास मिलेगा 1 3 5 एंड 6। ये आ गया आपके पास बी और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आपके पास क्या देखा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लो या बी का ए से सिमेट्रिक डिफरेंस लो, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। यानी कि यहाँ से प्रॉपर्टी अपने को पता चल गई क्या, कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी से, यानी ए डेल्टा बी इक्वल टू बी डेल्टा ए। ओके, अच्छा अब देखो, अगर आपके पास कहा जाए कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए 5 के साथ कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो आप करोगे क्या। करने का तरीका ये होगा कि आप इसका मतलब निकालोगे, a माइनस 5 यूनियन 5 माइनस ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, ये लिखोगे। अब देखो, आपको पता है कि a से अगर 5 माइनस करें, 5 मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, तो 5 माइनस करने का मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, यानी ये a का a बना रहेगा। और 5 से माइनस करेंगे, 5 तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें से माइनस क्या करोगे, तो ये 5 का 5 बना रहेगा, और a यूनियन 5 का मतलब सीधा a मिल जाएगा। यानी अपने को क्या पता चला, a और 5 का सिमेट्रिक डिफरेंस कितना होता है, सीधा a। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहाँ, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ मिल गई। क्लियर है, ओके। अगर आपके पास कह दे कि a और ए का, यानी ए का ए से आप बताइए कि सिमेट्रिक डिफरेंस कितना होगा। अगर पूछा जाए ए और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या मिलेगा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से ए को माइनस करो, यूनियन निकालो, ए से ए को माइनस करो, ए माइनस ए से ए माइनस हो गया तो बचा क्या, फाई, तो ये बचा फाई यूनियन फाई दैट इज इक्वल टू फाई। यानी कि आपको पता चला कि ए का ए से सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा क्या मिलता है, फाई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब देखो, अगर कभी भी याद रखने वाली बात, अगली प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, कभी भी अगर आपके पास ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फाई आए, जब कभी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस कितना आ जाए, फाई आ जाए, अगर फाई आता तो उस केस में आपको याद रखना है कि ए और बी आपस में बराबर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर ओके 3 हो गया था, एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, एकदम क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आप लेते हो, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर लिया जाए और वो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ए यूनियन बी के बराबर हो, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर हो, ए यूनियन बी के बराबर हो। अगर ए यूनियन बी के बराबर ये हो रहा है, इसका मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा फाई बनने वाला है। ओके, कैसे आया ये, ऐसे याद रखो। देखो यहाँ पर जब आप सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन, इसमें याद रखना ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। और डिसजॉइंट सेट्स होने का मतलब इनका जब भी इंटरसेक्शन लोगे तो फाई मिलेगा। ओके, डिसजॉइंट सेट का मतलब इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलेगा, फाई ही मिलने वाला है, कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। ओके, क्लियर, पता है ना सबको, क्लियर हो गया एकदम से। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फाई मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू फाई। इसका यूनियन फाई मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तभी तो हुआ, क्योंकि फाई और फाई का यूनियन केवल फाई हो सकता है, बाकी किसी का यूनियन फाई नहीं होगा। याद रखिएगा, फाई का फाई से यूनियन करोगे तभी फाई होगा, तो मतलब ये भी फाई के बराबर, ये भी फाई के बराबर है। अगर ये दोनों फाई फाई के बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन फाई है, और फाई होने का मतलब इससे क्या पता चलता है हमको कि ए और बी यहाँ पर ए और बी यहाँ पर बराबर होंगे। मैं यहाँ की बात कर रहा था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, अगर ये बन जाए ए यूनियन बी के इक्वल, किसके बराबर हो जाए, ए यूनियन बी के बराबर, इस प्रॉपर्टी से अगर ऐसा होता है तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसका और इसका यूनियन हम कर रहे हैं, ए यूनियन बी के बराबर मिल रहा है। तो ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब ज़रूर ये बात एकदम से और है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा फाई ही मिलने वाला है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए से बी अगर माइनस कर रहे हैं, ध्यान से सोचिए, ए से बी को अगर हम माइनस कर रहे हैं, ए से बी को माइनस कर रहे हैं, फिर भी उत्तर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। मतलब क्या, अगर इसमें से कुछ कॉमन होता तो ए से कम हो जाता ना, कम तो हुआ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी तो ए मिला। यहाँ बी से ए माइनस कर रहे हैं तो बी में कुछ भी कम नहीं हो रहा, कुछ भी कम नहीं हो रहा, मतलब बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी तो हो रहा है, इसीलिए ये ए यूनियन बी के बराबर मिल रहा है। क्लियर है ना, एकदम से क्लियर रखिए, सारी प्रॉपर्टीज़ को क्लियर रखेंगे एकदम से। ओके, तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी ये भी बन गई, कंफर्म है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर से आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब A माइनस बी यूनियन B माइनस A होता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर A और फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं, कभी भी A और फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा A बनता है। तीसरी प्रॉपर्टी, A का A से सिमेट्रिक डिफरेंस अगर लेते हो तो ये हमेशा फाई मिलता है। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस फाई हो, देन A और B आपस में इक्वल होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, इफ़ A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, A यूनियन B मिले, इम्प्लाइज दैट A और B का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा फाई मिलेगा। याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, सिमेट्रिक डिफरेंस में, यहाँ पर A माइनस बी यूनियन B माइनस A दे रखा है, तो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। वो तरीका ये है, इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन P। तो इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस का टोटल डेफिनेशन इस तरह से आप याद रखेंगे। A माइनस बी यूनियन B माइनस A बेसिक डेफिनेशन है, साथ ही साथ एक रिजल्ट भी इसके साथ, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये भी होता है। ठीक है, और बाकी ये प्रॉपर्टीज़ का मैंने डिस्कशन कर ही लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं डे मॉर्गन लॉ की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सेट थ्योरी। डे मॉर्गन लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन ने 2 लॉज दिए थे जो कि सेट थ्योरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहला लॉ, अगर आप A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये होता है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ, अगर आप A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये बनता है A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों लॉ डे मॉर्गन लॉ के नाम से फेमस है। ओके, चलिए इनको प्रूव करते हैं। प्रूव करना है तो उससे पहले एक बात याद रखिए, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन A और B आपस में इक्वल होते हैं। याद रखिए, इफ A is subset of B and B is subset of A, then set A and set B both are equal। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी की सहायता से आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, फिर अगर आपको प्रूव करना हो कि आपको दिखाना है कि A सबसेट है B का, अगर आपको ये बात प्रूव करनी हो तो कैसे प्रूव करेंगे? आप करेंगे क्या, मान लेंगे कि कोई एलिमेंट X है वो बिलोंग करता है A में, कोई एलिमेंट X है वो A में बिलोंग करता है, तो फिर आप इसको सॉल्व करते हुए ये प्रूव करोगे कि x जो है वो B में भी है। अगर x A में भी है और x B में भी है, और x को हम क्या मान के चलेंगे, एक जनरल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता, तो जब जनरल एलिमेंट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता, सारे एलिमेंट आ सकते हैं। तो अब इससे आपके पास प्रूव हो जाएगा कि A सबसेट ऑफ B या A इज कंटेन्ड इन B। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही आसान है। अगर आपको दिखाना B सबसेट ऑफ A तो इसका उल्टा काम कर देंगे। क्लियर, तो इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इन दोनों लॉज को प्रूव करने वाले। चलिए फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं। आपको दिखाना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ आपको प्रूव करना। तो मान लेते हैं लेट X बिलोंग करता है इसके लेफ्ट पार्ट में यानी कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने बताया था, याद होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो A यूनियन B में ना हो। अगर आपसे कहा जाए कि X बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, इसका मतलब ये एक बात क्लियर है कि X डजेंट बिलोंग टू A। अगर X A में होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं होगा, क्योंकि A और A का कॉम्प्लीमेंट बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके, तो अगर X बिलोंग करता है इसके कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या पता चला कि X डजेंट बिलोंग टू
ए यूनियन बी। ओके, अब देखो x ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या पता चला, ना तो x ए में होगा ना ही x बी में होगा। समझ में आ रहा, ना तो x ए में होगा ना ही x बी में होगा। अगर दोनों में से किसी भी एक में होता तो x ए यूनियन बी में ज़रूर होता। इसका मतलब अपने को पता चला कि x जो है ना तो a में बिलोंग करता है एंड x ना ही b में बिलोंग करता है। x ना a में है ना b में है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो x अगर a में नहीं है तो जाहिर सी बात इसके कॉम्प्लीमेंट में तो होना ही चाहिए इसको, तो x बिलोंग करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में एंड x अगर b में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा, यानी x बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ b में। क्लियर है ना, क्योंकि अगर x कॉम्प्लीमेंट में है तो x a में नहीं होगा, अगर x a में है तो इसका मतलब x डजेंट बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये अपने पास पता चला। अब आपको बताया था सबसेट का मतलब क्या होता है। देखो अगर x a में है, एक बात और याद रखिए, अगर a इंटरसेक्शन b की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या था, इसका डेफिनेशन था x सच दैट x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है b में। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ x ना तो a के कॉम्प्लीमेंट x a के कॉम्प्लीमेंट है और b के कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, हम लेकर क्या चले थे, x बिलोंग करता है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में और प्रूफ क्या कर दिया, x बिलोंग कर रहा है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर मैं इसको कोई भी इक्वेशन ले लूँ या ऐसे रखो, इससे ये पता चल रहा है कि ये और ये सबसेट है, यानी ये सबसेट है इसका, मतलब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ये कंटेंड होगा a का सबसेट a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसको माना रिलेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब इक्वल दिखाना तो दोनों चीज़ दिखाना होगा, a सबसेट b और b सबसेट a, तभी a और b इक्वल होते हैं। मतलब आपको ये भी दिखाना है कि ये अगर इसका सबसेट है तो ये दिखाना होगा इसका सबसेट है, तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को अब शुरू करें। अब अपोजिट मान के चलना पड़ेगा, x इसमें मानेंगे हम, तो मानते हैं लेट x बिलोंग करता है राइट साइड में a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर ये इसके इंटरसेक्शन में तो एक बात हमको क्लियर है पता कि x बिलोंग करेगा a के कॉम्प्लीमेंट में एंड x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होना एकदम श्योर है। इसके बाद अगर x a के कॉम्प्लीमेंट में, एक बात श्योर है कि x जो होगा a में बिल्कुल नहीं होगा। ओके, एंड अगर x कॉम्प्लीमेंट ऑफ b में है तो एक बात श्योर है कि x b में नहीं होगा। ठीक है, अब x ना a में है ना x b में है, जब a और b दोनों में x नहीं है तो x नहीं होगा इनके यूनियन में भी। दोनों में से किसी में भी एक में होता तो उनके यूनियन में x आ जाता, लेकिन दोनों में नहीं, इसका मतलब x डजेंट बिलोंग टू a यूनियन b। अगर a यूनियन b में x नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x किस में होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, फिर से देखिए, आपको राइट साइड वाले में मानना है कि x बिलोंग कर रहा है इसके राइट साइड में, यानी a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा। अब देखो x a के कॉम्प्लीमेंट में मतलब x a में नहीं है, x b के कॉम्प्लीमेंट में इसका मतलब x b में नहीं है। अब x ना a में है ना b में है तो यूनियन में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी x इसके यूनियन में भी नहीं, यूनियन में भी नहीं है तो इसका मतलब इसके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। अब यहाँ से देखो x किस में लिया था, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और हमने प्रूव क्या किया कि x किस में है, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। मतलब ये और ये आपस में कैसे हैं, सबसेट हैं ये दोनों, यानी ये इसका सबसेट है। इम्प्लाइज दैट a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट करेगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। ये रिलेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखिए रिलेशन नंबर 1 में क्या प्रूव हुआ है, a यूनियन b
यहाँ कॉम्प्लीमेंट बाहर है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो इन दोनों रिलेशन से पता क्या चला, ये इस फॉर्म बन गए, ए सबसेट बी और यहाँ हो गया बी सबसेट ए। तो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए जब भी आते हैं तो ए और बी इक्वल होते हैं। इसका मतलब फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये फर्स्ट पार्ट आपके पास प्रूव हो गया। ओके, नोट कर लें इसे। सेकेंड पार्ट, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। तो सेम प्रोसेस जैसा आपने पहला किया उसी तरह से ये भी होगा। मान लीजिए लेट इसके लेफ्ट साइड में एक्स बिलोंग करता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में है। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो एक बात से और है कि यक्स इसमें तो होगा नहीं, इंटरसेक्शन में होगा ही नहीं। अगर इसके इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या पॉसिबल हो रहा, यक्स क्या ए में होगा या बी में होगा, किसी एक में हो सकता है। एक्स अगर ए में नहीं है, एक्स ए में नहीं है एंड एक्स बी में नहीं है, एक तो ये पॉसिबल बन रहा है, ए में नहीं है और बी में नहीं है। एक पॉसिबिलिटी और बन रही है, ए में है बी में नहीं है, लेकिन बी में है ए में नहीं है। और एक्स बिलोंग करता है ए में बट एक्स डजेंट बिलोंग टू बी, और एक्स डजेंट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग टू बी। ये कंडीशन निकल कर आ रहा है अपने पास, या तो एक्स ए और बी दोनों में से किसी में नहीं है, ठीक है, या फिर एक्स अगर ए में है तो बी में नहीं है, तभी तो इंटरसेक्शन में नहीं है, और अगर एक्स ए में नहीं है तो बी में है। ये केसेस अपने पास निकल कर आ रहे हैं। अब जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि देखो एक्स ए में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस वाले केस को लेकर चलते हैं, इधर वाले को, एक्स ए में नहीं है मतलब एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। अब अगर मैं इधर वाला पार्ट लेकर चलूं, अब यहाँ दो केसेस बन रहे हैं, एक तो ये वाला केस और एक नीचे वाला। अगर इस केस को मैं लेकर चल रहा हूँ तो एक्स ए में है बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग करता एक में, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, लेकिन एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में है, बी का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्स ए में नहीं मतलब एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है, एंड जो एक्स होगा वो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ये केस बन रहा है। अब सबको अगर मैं कंबाइंड करूं तो क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि एक्स या तो ए में, ए के कॉम्प्लीमेंट में है, और देखो एंड भी लगाएंगे और भी लगाएंगे, दोनों चलेगा क्योंकि ये केस भी लेकर चलना हमको, तो दोनों लेकर चलेंगे। एक्स बिलोंग करता है बी के कॉम्प्लीमेंट में, एक्स या तो ए के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में, या एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है अथवा एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में। इस दोनों घटना को मैं क्या लिख सकता हूँ,
एक्स यहाँ से अगर लेते हैं एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में है, और यहाँ से क्या देखते हैं एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है। मतलब क्या पता चला कि यहाँ से या तो एक केस हम ये ले लें एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में है, अथवा एंड को हटा करके और का इस्तेमाल करें, यक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है या तो यक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में। ये सारी घटना कंप्लीट हुई। इसका मतलब देखो एंड और किस में आता है, यूनियन में, यानी कि यक्स बिलोंग करता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में। अब यहाँ से देखो यक्स हमने लिया था ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में और प्रूव किया कि यक्स बिलोंग करता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे आप क्या लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको रिलेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, नाउ अब इसका अपोजिट लेकर चलेंगे। लेट एक्स बिलोंग करता है इसके राइट साइड में, इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है और यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब एक बात श्योर हुआ कि एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है और या अथवा एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में है। या तो ए और बी दोनों के कॉम्प्लीमेंट में होगा या तो किसी एक में होगा ही होगा, एकदम श्योर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग करता है a का कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग करता है b के कॉम्प्लीमेंट में, एक केस। और दूसरा केस क्या बनेगा, x बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट में और x नहीं बिलोंग करता है b के कॉम्प्लीमेंट में, और x नहीं बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट में लेकिन x बिलोंग करता है b के कॉम्प्लीमेंट में। ये केस हो सकता है। इस पूरे केस का मतलब एक चीज़ निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है कि x डजंट बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। x ना तो a में है और ना ही b में। एक बात ये श्योर है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से अगर देखते हो x ए में, देखो a के कॉम्प्लीमेंट में है मतलब a में नहीं है, और यहाँ x b के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब b में नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ से ये अपने पास बात शेयर हुई कि x या a में भी नहीं है और x b में भी नहीं, एकदम श्योर है। तो x ना a में है ना b में, इसका मतलब x डजंट बिलोंग टू, इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं है। अथवा वाली बात लेना ही नहीं है, दिमाग में अच्छे से लाइए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन कॉमन चाहिए। तो ये दोनों तो वैसे कॉमन नहीं बनेंगे, इसमें कुछ भी चाहिए, ये केस और ये केस, इन दोनों केस में कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो आपके पास पता चला यक्स ए इंटरसेक्शन बी के बी में नहीं है, मतलब किस में होगा, यक्स ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो हमने देखा था यक्स लेकर चला ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, यक्स बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब अपने पास क्या पता चल रहा, ये इसमें कंटेंट है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कंटेंट है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, इसको रिलेशन नंबर मान लिया 2। अपने पास रिलेशन 1 कहाँ था, ये रिलेशन 2, ये रिलेशन 1 में क्या देखा, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ देखा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कंटेंट है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। प्रूव हो गया इस टाइप का कंडीशन, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 रिलेशन से अपने पास पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से अपना डी मॉर्गन लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, नोट कर लें।
ओके। डी मॉर्गन लॉ के बाद बात आती है वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? सेट थ्योरी के बहुत सारे रिलेशंस को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। तो सेट्स और उनके रिलेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले इसमें ज़रूरत होती है कि यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के द्वारा। एक रेक्टेंगल बनाया, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, और यू को अंदर लिखेंगे। ओके, रेक्टेंगल ये यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। फिर जो एलिमेंट्स यानी जो यू के सबसेट्स होंगे उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स को इसके अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, खैर एम्प्टी हैं तब भी चलेगा। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्लोज कर्व के द्वारा यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को दिखाया जाएगा। क्लोज कर्व यानी सर्कल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए? क्लोज कर्व होने चाहिए। ठीक है, तो इसके सबसेट्स को दिखाने का ये तरीका है। ये हमने इसका एक सबसेट दिखा दिया। ठीक है, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इस तरह से कोई भी दिखा सकते हैं आप। एक सेट ये दिखा दिया हमने बी, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखना जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय रेक्टेंगल, और सबसेट्स इसके जो लिखेंगे सबसेट्स ऑफ यू इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज कर्व। क्लोज कर्व के द्वारा, वो भी किसमें? इनसाइड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि अपने पास रिलेशंस कुछ बात करें, जैसे आपने पढ़ा है ए इंटरसेक्शन बी, इस रिलेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आप एक बार फिर से याद करें। ये था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में एंड एक्स बिलोंग करता है बी में। अब इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहो वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से कैसे दिखाओगे? एक रेक्टेंगल खींचोगे, इस रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट यानी ये यू, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। एक सेट ए बनाओगे, दूसरा सेट बी बनाओगे। ये ए है और ये बी है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन बिटवीन ए एंड बी। सेट ए और बी में जो कॉमन होगा वो पार्ट लिखेंगे, तो कॉमन पार्ट ये है। तो ये जो हमने शेडेड रीजन किया है, यही रीजन जो है यही है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। फिर आपके पास आ जाए कि ए यूनियन बी को दिखाइए। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था? ये होता था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में एंड और एक्स बिलोंग करता है बी में। इसको दिखाना, इसको दिखाने का तरीका, एक आप रेक्टेंगल खींचिए यूनिवर्सल सेट के लिए, सेट ए और सेट बी। ये ए है और ये बी है। अब आपको बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो यूनियन में सारे पार्ट आ जाते हैं तो पूरा शेडेड हो जाएगा इसका। ये है ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट रिलेशन को कैसे दिखाएंगे। तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट है ए। आपसे पूछे कि बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाओगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख लो। तो ये सारे बाहर वाला पूरा शेडेड रहेगा सर्कल को छोड़कर। ठीक है, ये दिखाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। फिर आता है डिफरेंस को हमने पढ़ा था। डिफरेंस को दिखाया जाए, अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट हमने बनाया, सेट ए है और ये सेट बी है। आपसे कहे कि बताओ a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी मतलब क्या हुआ? a से वो पार्ट घटा दो जो b का है।
तो ए से वो पार्ट कौन सा घटने वाला है, तो आपका ये वाला पार्ट घट जाएगा। तो सर्कल यानी कि यहाँ शेडेड रीजन ये वाला पार्ट बनेगा, इसको छोड़ देंगे। दिस रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। फिर आपसे कहे बी माइनस ए को दिखाइए, तो बी माइनस ए को दिखाने का तरीका, सेट ए और ये सेट बी। बी से ए को निकाल दीजिए, वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो बी माइनस ए दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इतना पार्ट केवल शेडेड करना है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को, ए माइनस बी को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, बी माइनस ए को। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनको हम डिमॉर्गन लॉ से दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनको डिमॉर्गन लॉ से प्रूव कर सकते हो, और वेन डायग्राम की सहायता से सबसे आसानी से प्रूव करते हो। बहुत ही आसान होता है। कुछ और भी रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को हमें नोट करके याद रखना चाहिए। ठीक है, तो उन रिलेशंस में आता है आपके पास पहला रिलेशन, इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं जो ख़ास तौर से अगर ऑब्जेक्टिव में कभी भी आ जाएं तो उनको आप कर सकते हो। और प्रूव करने की बात है तो प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर ए सबसेट हो बी का, ए अगर कंटेंट है बी में, यानी कहेंगे ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट का। अपोजिट हो जाएंगे आगे पीछे कॉम्प्लीमेंट लगाने पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आराम से इसको प्रूव कर सकते हो, जैसा कि डिमॉर्गन लॉ को प्रूव किया। ठीक है, कैसे, इसमें मान लेंगे पहले लेट एक्स इसमें बिलोंग करता है और प्रूव करके इसको लाएंगे, फिर इसमें मानेंगे और प्रूव करके ये लाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों प्रूव हो जाएंगे। ठीक, चलिए प्रूव करने नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ए अगली प्रॉपर्टी ये ले लें, ए क्रॉस वाला अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं उसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट को जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। एक सेट ए है, इसमें मैंने लिख दिया इसको 1 2, और दूसरा सेट बी है, इसको लिख दिया मैंने ए बी सी से। अब आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस से दिखाते हैं, और फिर निकालने को कहा जाए बी क्रॉस ए, कितना होगा। तो क्रॉस देखो, क्रॉस जो ये लिखा जाता है ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे, अगर आपने एक ए और एक बी लिखा तो ये बी और ए के बराबर नहीं होता, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्रमित युग्म कहा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ये पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है, इसको याद रखना है। तो अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या करो, सेट ए को बना लो। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। सेट बी को बना लो, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो 1 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, और 2 का भी ऐसे निकालेंगे, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। यानी कि ए क्रॉस बी में आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 1 के साथ पहले ए का बना, 1 का बी से और 1 का सी से। फिर 2 से शुरुआत हुआ, 2, ए, 2, बी एंड 2, सी। ये आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसे आप अगर बी क्रॉस ए निकालना चाहो तो बी को आगे कर दो और ए को पीछे कर दो। ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, तो इसका अपोजिट कर लेंगे बी क्रॉस ए निकालने के लिए। तो बी क्रॉस ए निकालने का मतलब बी को पहले आप लिख लीजिए ए बी सी, और ए को बाद में लिखिए। ए में है 1 और 2,
तो इसमें कैसे बनेगा, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ लिखते चलते हैं, A1 A2। फिर बी से शुरू करेंगे, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, यानी कि B1 और B2। सी से शुरू करें, सी का 1 के साथ और सी का 2 के साथ, यानी C1 C2। इस तरह से ये बन गया। और याद रखने वाली बात, A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको निकालना हो तो ध्यान से देखो, A में कितने एलिमेंट्स हैं 2, B में कितने एलिमेंट हैं 3। 2 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 6। देखो क्या 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये भी एक रिलेशन याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उससे पहले से नोट कर लें।